हेलो स्टूडेंट। चलिए तो हम लोग आज अर्थशास्त्र क्लास 12th हिंदी मीडियम और अब हम इसमें है चैप्टर नंबर 15 में राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय एवं अवधारणाएं। मतलब राष्ट्रीय आय क्या होती है और उसके संबंध में क्या क्या शब्दों का उपयोग किया जाता है, अवधारणाएं क्या क्या है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में समझेंगे राष्ट्रीय आय के बारे में। ठीक, तो यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 14 में आय का चक्रीय प्रभाव समझा था। हमने यहाँ देखा था कि आय का प्रभाव किस तरीके से, मतलब किस तरह से इनकम एक दूसरे की होती है। मेरे खर्चे करने से किसी और की इनकम होगी, किसी और के खर्चे करने से मेरी इनकम होगी, राइट। तो ये था आय का चक्रीय प्रभाव। इसी तरह से यहाँ पर अब है राष्ट्रीय आय। ठीक है, अब देखिए है तो ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर, समझने के लिए इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा हैं, पर कोशिश करेंगे हम केवल जो हमारा ये प्रश्न बैंक जो जारी हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, है ना, उसमें आने वाली चीज़ों को ही हम करें, क्योंकि ऐसा चैप्टर बहुत बड़ा है और सिर्फ दो दो चार चार नंबर के दो क्वेश्चन नहीं, शायद 4 नंबर का एक और एक 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, तो उसमें हम ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय आय का मतलब देखिए, हमने अध्याय 14 में क्या पढ़ा कि फर्म होती है और परिवार होता है। बिल्कुल ये उसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं फिर से वही बात कर रहा हूँ, पर अब अलग तरीके से। ठीक है ना, वहां जो मैंने समझाया था अब हम उसका उपयोग कर रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुनना। फर्म जो उत्पादन करती है, तो उत्पादन के साधन होते हैं, उत्पादन के साधनों को जो पारिश्रमिक मिलता है उसको हम बोलेंगे भुगतान। क्या बोलेंगे? उत्पादन के साधनों को भुगतान। ठीक, तो फर्म की नज़र से देखें, बिजनेस की तरफ से, तो वो भुगतान कर रहा है। और यदि हम परिवार की तरफ जाके खड़े हो जाएं तो भुगतान मिल रहा है, मतलब पारिश्रमिक मिल रहा है। मतलब वही चीज, एक ही चीज, जैसे कि आपने वहां नौकरी करी, आपने किसी कंपनी में काम करा, आपको 50,000 रुपये सैलरी मिली, तो कंपनी की तरफ से देखा जाएगा तो ये भुगतान है, और आपकी तरफ से देखा जाएगा तो यही 50,000 क्या है? आपके लिए आय है। ठीक, अब ये आप आय 50,000 की आय किस में खर्च करोगे? वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए आप खर्च करोगे। ठीक, जब आप ये खर्च करोगे तो फिर से फर्म की क्या होगी? इनकम होगी, क्योंकि वो अपनी वस्तु या सेवाएं आपको बेचेगा, फिर से फर्म की क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। मतलब फर्म का खर्चा परिवार की आय, परिवार का खर्चा फर्म की आय। इतना समझ में आया होगा आपको, राइट। तो जो राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय का मतलब समझना, सिर्फ एक ही बात, इसको एक ही लाइन में नहीं समझा जा सकता, इसको बहुत तरीके से समझना पड़ेगा, इसकी अलग अलग परिभाषाएं। ठीक, एक छोटी सी परिभाषा समझाता हूं समझने के लिए। देखिए, राष्ट्र की कोई अपनी निजी आय नहीं होती, राष्ट्र कोई एक व्यक्ति नहीं है या कोई बिजनेस नहीं है जो उसकी खुद की आय हो। जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई आपके परिवार की कितनी आय है, तो आप क्या करोगे? आपके परिवार में जो जो कमाने वाले हैं उन सब की इनकम को जोड़ दोगे, आय को जोड़ दोगे, और बोलोगे कि हमारे परिवार की आय इतनी है। क्या परिवार कोई अलग चीज है क्या, कि जो उसकी हम आय अलग से निकाल ले? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। वैसे ही राष्ट्र कोई अलग चीज नहीं है। राष्ट्र में उस देश में रहने वाले लोग, राष्ट्र एक परिवार हो गया, और उस परिवार में रहने वाले उसके सदस्य, मतलब कि हम आम जनता, हम आम जनता की जितनी इनकम होगी उस इनकम को जोड़ लिया जाए तो वही क्या होगी? राष्ट्र की आय होगी। समझ में आ रही बात? जैसे एक परिवार की आय
उसके सदस्यों की आय को जोड़ दिया जाए तो एक परिवार की आय है, वैसे राष्ट्र की आय में हम उसके निवासियों की इनकम को जोड़ दें तो वो क्या होगी, राष्ट्र की आय होगी। अब ये मैंने जो परिभाषा दी, ये आय की परिभाषा दी, मतलब आय को देखकर मैंने परिभाषा दी। ऐसे ही दो अन्य प्रकार की परिभाषाएं हैं, तो वो दो, अब टोटल 3 प्रकार की परिभाषाएं हैं, 3 तरीके से आय, राष्ट्रीय आय को समझाया जा सकता है। पहला मैंने आय की परिभाषा दी, दूसरा उत्पाद की परिभाषा, ये स्क्रीन पर देखो मैं अंडरलाइन कर रखा हूं, उत्पाद की परिभाषा, और तीसरा व्यय परिभाषा। लाभांश जो ये दिख रहा है ये आय है, राष्ट्रीय आय की आय परिभाषा, आय की नजर में, उत्पाद की नजर में और व्यय की नजर में, तीनों का टोटल एक ही आता है। यदि मैं इस परिभाषा में राष्ट्रीय आय की गणना करूंगा, इस परिभाषा में राष्ट्रीय आय की गणना करूंगा, इस परिभाषा में राष्ट्रीय आय की गणना करूंगा बेटा, तो इन तीनों का आंसर एक ही आएगा, पर देखने का तरीका अलग अलग है। जैसे मैंने कहा था कि आप यदि किसी कंपनी में काम करते हो तो आपकी इनकम, आपकी जो सैलरी है, आपके लिए इनकम है, आय है 50,000, और उस कंपनी के लिए भुगतान है, खर्चा है 50,000, दोनों का अमाउंट एक ही है, राइट। पर कंपनी की तरफ से देखेंगे तो खर्चा है और इधर से देखेंगे तो आय, तो राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय व्यय, राइट। राष्ट्रीय आय में हम क्या करते हैं, इनकम को जोड़ लेते हैं, राष्ट्रीय व्यय की जो परिभाषा है उसमें हम खर्चों को जोड़ लेंगे, जो किसके बराबर होंगे, आय के बराबर ही होगी, राइट। और राष्ट्रीय उत्पाद में हम क्या करते हैं, हम ये मानते हैं कि राष्ट्र ने जितना भी अंतिम वस्तुओं का उत्पादन किया है, अब अंतिम वस्तु कहां से आ गई साहब, चैप्टर नंबर 13 में हमने अच्छे से समझा है अंतिम वस्तु क्या होता है, ठीक। तो अंतिम वस्तुओं का जितना भी उत्पादन हुआ है उसकी कीमत को जोड़ दिया जाए तो राष्ट्र की आय होगी। अब सर राष्ट्र की आय वस्तु के उत्पादन की कीमत को जोड़ दिया जाए तो हाँ, क्योंकि देखिए वस्तु का उत्पादन कब होगा, जब उस देश के लोग उसको खरीदने की मांग करेंगे, और खरीदने की मांग करने के बाद क्या होगा, उत्पादन होगा, और उस देश के लोग उस पर अपनी इनकम खर्च कर कर उन वस्तुओं को क्या करेंगे, खरीदेंगे। तो हम क्या करें भाई, आय काय पे खर्च हो जाएगी, उन वस्तुओं के उपभोग में खर्च हो जाएगी, तो भाई कितना वस्तु का अपने उत्पादन करा, उनका टोटल कर लिया जाए तो यही मान लिया जाएगा कि इतना क्या हुआ है, उस देश के लोगों ने इतना ही खरीदा है। तो उत्पाद की दृष्टि से राष्ट्रीय आय, लाभांश की दृष्टि से और राष्ट्रीय व्यय की दृष्टि से 3 अलग अलग तरीके से राष्ट्रीय आय को समझना होगा हमें, एक ही चीज को 3 तरीके से, ठीक है। तो शुरू करते हैं, है ना। देखिए सबसे पहले राष्ट्रीय आय की का अर्थ और परिभाषा, तो ये रहा, सामान्यतः किसी एक देश में एक वर्ष के दौरान, याद रखना एक वर्ष के दौरान सभी उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। देखो ये परिभाषा कौन सी परिभाषा दी गई है, उत्पाद वाली, ठीक। अब मैं आपको लाभांश वाली परिभाषा दिखाऊं, चलो आ जाओ, मैं लाभांश वाली परिभाषा दिखाता हूं, ये रही लाभांश वाली परिभाषा, जरा इसको देखना, मतलब लोगों की आय को जोड़ने वाली, है ना, लोगों की आय को जोड़ लिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, देश की आय बन जाएगी, है ना। देखो ये यहाँ पर, हालांकि इसका अलग अलग अंतर है, पर मैं यहाँ पर एक परिभाषा दिखा रहा हूं, देश की घरेलू सीमा से न होकर उसके सामान्य निवासियों से है। राष्ट्रीय आय का मतलब किससे है,
उस देश के निवासियों की इनकम से, उस देश की निवासियों की जितनी इनकम है उन इनकम को जोड़ दो, टोटल लगा दो, तो वो क्या हो जाएगा, उस देश की आय हो जाएगी। देश के सामान्य निवासियों द्वारा, ये दिख रहा है, देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में देश के अंदर और बाहर, अंदर बाहर मतलब ये भी समझा देंगे, सृजित आय का योग को हम क्या कहेंगे, राष्ट्रीय आय कहेंगे। सर यहाँ तो कुछ और लिखा है, यहाँ तो लिखा है राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहेंगे, आप तो राष्ट्रीय आय कह रहे हैं। जितना मैं बोल रहा हूँ पहले उतना समझो, फिर जो मैं बोल रहा हूँ और ये क्या लिखा है, इन दोनों में क्या समानता है, क्या अंतर है, ये भी बताऊंगा। मैं सिर्फ आपको एक परिभाषा दिखाना चाह रहा था कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा कैसी होगी, तो वो इस प्रकार से होगी, जिसमें किस पे ध्यान दिया जाएगा, जिसमें वहां के निवासियों की आय को क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, तो वो राष्ट्रीय आय होगी। बस इतना ध्यान रखो। अभी मैं आपको ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद नहीं समझा रहा हूं, मैं सिर्फ राष्ट्र की आय के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। तो इस तरीके से इस चैप्टर में एक्चुअल में क्या होगा, अचानक से कहीं पर वो राष्ट्रीय आय की उत्पादन विधि समझाएगा, मतलब उत्पाद, जो राष्ट्रीय उत्पाद है उस नजर से किसी चीज को समझाएगा, कभी वो राष्ट्रीय लाभांश की नजर से किसी चीज को समझा देगा, और कभी वो राष्ट्रीय व्यय की नजर से किसी चीज को समझा देगा। प्रॉब्लम यहां पर इस चैप्टर में ये है कि इन्होंने किसी एक नजर से सभी चीजों को नहीं समझाया, कुछ चीजों को उत्पाद की परिभाषा के अनुसार समझाया, कुछ चीजों को लाभांश की परिभाषा के रूप में समझाया, कुछ को व्यय के रूप में समझाया, इसलिए कंफ्यूजन ज्यादा होता है। और मैं इस किताब की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा हर जगह है, हर किताब में, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो मैं पहले आपको वही बताना चाह रहा हूं कि सावधानी क्या है। तीनों परिभाषाओं का मतलब एक है, और तीनों परिभाषाओं का मतलब भी समझा रहा हूं कि उत्पाद परिभाषा में हम क्या देखेंगे, उस देश में जितनी भी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन हुआ है उनके मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहेंगे, उनका मौद्रिक मूल्य जोड़ दिया जाए तो राष्ट्रीय आय हो जाएगी, ठीक है। अब यहां के बाद आप देखोगे कि यहीं पर लिखा हुआ है, देखो, राष्ट्रीय आय की परिभाषा विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से की है, ये यहीं पर लिखा हुआ है कि सबने अपने अपने हिसाब से राष्ट्रीय आय की परिभाषा दी, जैसे कि ये 3 प्रकार की, ठीक। तो बस अपने को तो ये इतना ध्यान रखना है ना, यहाँ तक। इसके बाद में हम अब आते हैं सीधे ये समझने के लिए 2 शब्दों को समझने जा रहे हैं, और वो 2 शब्द हैं, सीधे आते हैं राष्ट्रीय आय की अवधारणा। इससे संबंधित प्रश्न कौन सा है हमारे क्वेश्चन बैंक में, तो हमारे क्वेश्चन बैंक में ये रहा, राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं समझाइए। तो राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं हमें समझाना है, तो कितनी है राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं, तो बेटा राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं बहुत सारी है, तो आप कोई सी भी 5 4 समझा सकते हैं। तो कौन कौन सी है, देखो आप इसको यदि देखेंगे तो एक ये रही, कितनी है, काफी ज्यादा है यार, करीबन 7-8 है, 8 या 9 आना चाहिए, 9 8 है, 8। तो 5 नंबर में 8 धारणाएं समझानी है, तो पूरी 8 धारणा याद करना बहुत मुश्किल है यदि आप याद करने जाओगे तो, क्यों, क्योंकि सब में एक जैसे शब्द आएंगे, और मैंने क्या कहा, कोई सी एक धारणा में वो आय के दृष्टिकोण से समझाएगा, कोई सी एक धारणा में वो व्यय की दृष्टिकोण से समझाएगा, कोई सी धारणा में वो उत्पादन के दृष्टिकोण से समझाएगा, इसलिए कंफ्यूजन होगा, रट भी नहीं पाओगे। तो समझ लो, और समझ लिया बेटा, और 2-3 बार उसकी लिख कर प्रैक्टिस कर ली समझने के बाद,
तो आप, मैं गारंटी करता हूं किसी और को समझा सकते हो, पर उतना सब्र करके आपको वीडियो को ध्यान से सुनना है। हर एक लाइन जो मैं एक एक शब्द जो बोल रहा हूं उसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। तो राष्ट्रीय आय की 8 अवधारणा है। अब 8 को हम कैसे समझ रहे हैं देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वाले पे आ जाओ, जो कि ये रही, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक, अब हम इन तीनों शब्दों को अलग अलग समझेंगे, ठीक है, एक एक करके समझेंगे। तो भाई, सकल का मतलब क्या होता है? ग्रॉस, इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब क्या होता है? सकल या ग्रॉस का मतलब क्या होता है? याद कीजिए, चैप्टर नंबर 13 में मैंने आपको सकल और शुद्ध का अर्थ बताया है आखिरी आखिरी में। सकल का मतलब होगा जिसमें से अभी कुछ माइनस करना बाकी है, और शुद्ध का मतलब होगा उसमें से जो जो माइनस करना था हमने माइनस कर दिया है, घटा दिया है, शुद्ध। यहां पर सकल का मतलब और नेट का मतलब हम जब भी राष्ट्रीय आय में पढ़ेंगे, सकल मतलब कि ग्रॉस या नेट, तो उसका मतलब डेप्रिसिएशन के घटाने जोड़ने से है। यदि मैंने डेप्रिसिएशन को अभी घटाया नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा? ग्रॉस, घटाया नहीं है। पर यदि मैंने डेप्रिसिएशन को घटा दिया तो मैं बोलूंगा माइनस, मतलब कि नेट। नेट, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था चैप्टर नंबर 14 में, कि ये मोबाइल मान लीजिए मैंने 10,000 का है, मैंने अभी इसको ये कहा 10,000 का, जबकि मैंने जब खरीदा था तब 10,000 का था। तो मैंने इसकी वैल्यू कही ग्रॉस वैल्यू 10,000, इसका सकल मूल्य 10,000 है। मतलब जब मैं सकल मूल्य या ग्रॉस वैल्यू, अब देखो मैं एक ही चीज बोलूंगा, सकल नहीं बोलूंगा, अब मैं ग्रॉस बोलूंगा, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में ही ये चीजों को समझ पाओगे आप। ये जीडीपी, ये इंग्लिश वर्ड है, हिंदी वर्ड नहीं है ये। इसको तो हमने जानबूझ के सकल घरेलू उत्पाद करा है, ये इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, क्योंकि ये सारी डेफिनेशन इंग्लिश में आई है, हिंदी में नहीं है ये, ठीक है। तो ग्रॉस, तो मैं इसकी ग्रॉस वैल्यू कितनी कहूंगा? 10,000। पर मुझसे कोई कुछ पूछेगा, अब ये ग्रॉस वैल्यू का मतलब क्या हुआ? कि मैंने इसमें से इसका डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करा, मैंने इसको 1 साल यूज कर लिया है, पर इसमें से 1 साल का यूज करने की डेप्रिसिएशन अभी माइनस नहीं करी। तो किसी ने पूछा नहीं नहीं यार, ग्रॉस वैल्यू नहीं, आप तो मुझे नेट वैल्यू बताओ। मतलब वो मुझसे क्या पूछना जा रहा है कि इसमें से मैं अपनी डेप्रिसिएशन की वैल्यू माइनस कर लूं। और डेप्रिसिएशन मालूम है ना, मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन का मतलब मूल्यह्रास। जिसको डेप्रिसिएशन नहीं मालूम है बेटा, ये चैप्टर छोड़ के उसको याद करना चालू कर दो, क्योंकि यदि डेप्रिसिएशन नहीं मालूम तो फिर कुछ नहीं मालूम है आपको, पढ़ना लिखना ही जोड़ दो, सीधी बात बोल रहा हूँ। 11वीं का चैप्टर है, 11वीं की बात है, वो नहीं समझ पाओगे, फिर कुछ भी नहीं समझ सकते यदि डेप्रिसिएशन नहीं मालूम है तो, ठीक है। चलिए, जिनको मालूम है उनके लिए बात कर रहा हूँ। तो इसमें से हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, मूल्यह्रास जिसको बोलते हैं हिंदी में, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो क्या बचेगा? नेट। तो नेट वैल्यू कितनी है? 6,000। तो मतलब 4,000 का क्या था? डेप्रिसिएशन। ग्रॉस वैल्यू 10,000, नेट वैल्यू 6,000। ग्रॉस और नेट में डिफरेंस किस चीज का? डेप्रिसिएशन का, ठीक। तो अब ये अवधारणाओं का मतलब समझो। राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं का मतलब ये है कि राष्ट्रीय आय को कई अलग अलग दृष्टिकोण से देखा गया है और उसकी अपनी मतलब निकाला गया है। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि भैया आपके परिवार की इनकम कितनी है? आपके परिवार में 3 लोग, बड़े बड़े लोग हैं, दादाजी हैं, ठीक, पापा जी हैं, चाचा जी हैं, ठीक। आपने क्या करा कि पापा जी की 30,000 की इनकम, चाचा जी की 20,000 की इनकम, और दादाजी को पेंशन मिलती है 10,000 की, टोटल 60,000 रुपए मेरे को बताइए कि टोटल 60,000 रुपए हमारे हमारे परिवार के आए। पर मैंने कहा कि मैं आपके दादाजी की
पेंशन को इनकम मानता ही नहीं हूं, मैं नहीं मानता हूं। मेरे को तो ये बताओ कि कितने लोग सच में काम करके कमा रहे हैं। पेंशन में कोई काम तो नहीं करना होता है, ये मेरा नजरिया है। बात समझ में आ रही है? तो आप क्या करोगे कि ठीक है, आपके नजर के हिसाब से पेंशन इनकम नहीं होती है, तो हम उसको हटा देते हैं। तो अब हमारे परिवार की आय 50,000 है, 10,000 20-30,000 रुपए पापा की इनकम और चाचा जी की 20,000। इस तरह से हमारी इनकम कितनी हो गई? 50,000। ये किसके नजर से? मेरी नजर से। मैं मानता हूं कि हाँ, इनके परिवार की इनकम 50,000 ही है, 60,000 नहीं है, क्योंकि दादाजी की इनकम कोई इनकम नहीं है यार, पेंशन को हम इनकम नहीं मानेंगे। वैसे ही 8 प्रकार की राष्ट्रीय आय की अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग आय का मीनिंग निकाला गया है, और इन सब में आंसर भी अलग अलग आएगा। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया परिवार का उदाहरण लेके। तो इतने प्रकार से राष्ट्रीय आय को आप देख सकते हो, 8 प्रकार से राष्ट्रीय आय को आप देख सकते हो। अब आपको राष्ट्रीय आय में किसको मानना है वो आप देख लो। हालांकि राष्ट्रीय आय में एक ही चीज को माना जाता है, ये मानते हैं कि इतनी सारी अवधारणाएं हैं, उसी आय को 8 तरीके से अलग अलग तरीके से देखने का नजरिया 8 प्रकार का है, पर एक फिक्स है, वो अभी नहीं बताऊंगा, वो समय आने पर ही बताऊंगा कि देखो इसी को राष्ट्रीय आय बोलते हैं। अभी तो हम उसको समझने के लिए इन 8 को समझेंगे, हालांकि इन 8 में ही एक है, ठीक है ना। तो अब हम आ गए किस पर? सकल घरेलू उत्पाद पर। तो भाई सकल घरेलू उत्पाद में क्या क्या होगा? तो सकल का मतलब क्या हुआ? जिसमें से अभी डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे? सकल। ठीक है। अब घरेलू, घरेलू मतलब डोमेस्टिक, डोमेस्टिक इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक मतलब घरेलू। घरेलू का मतलब होगा हमारे देश की जो बाउंड्री है ना, सीमाएं, उस बाउंड्री में जो उत्पादन हुआ है, उस बाउंड्री में जो इनकम हुई है, उस बाउंड्री में जो खर्चा हुआ है। क्योंकि देखो 3 नजर है, उत्पाद नजर है, आय की है और व्यय की। तो मैं तीनों को समझा रहा हूं एक साथ कि उस बाउंड्री में हमारी देश की सीमा के अंतर्गत जो उत्पादन हुआ है, या तो आप उसका टोटल कर लो। ठीक, क्या उत्पादन हुआ है? अंतिम वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, उनके मौद्रिक मूल्य का योग निकाल लो, या फिर उस सीमा के अंतर्गत जितने भी लोग हैं उन्होंने कमाया है। अब यहां पर मैंने निवासी शब्द उपयोग नहीं करा है, मैंने कहा उस घरेलू सीमा में, हमारे देश की सीमा में जो भी है, चाहे वो विदेशी क्यों ना हो, बात को समझना, हमारी देश की सीमा में चाहे जो भी हो, हमारे देश का नागरिक या विदेशी, उसने जो कमाया है उन सबके टोटल को जोड़ दो, मतलब उन सबकी आय को जोड़ दो, तो वो क्या होगा? सकल घरेलू उत्पाद, हमारे एक प्रकार की राष्ट्रीय आय। या फिर उस घरेलू सीमा के अंतर्गत हमने जितना भी खर्चा करा है, जितना भी खर्चा हुआ है, उसको जोड़ दो। ठीक, तो यहां पर हम सकल घरेलू उत्पाद को पढ़ने जा रहे हैं, हम ध्यान से पढ़ना। ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद मतलब हमारे घर की सीमा में, मतलब हमारे राष्ट्र की सीमा में जितना भी उत्पाद हुआ है, उत्पादन हुआ है, जितनी भी आय हुई है, और उसमें से हमने अभी डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करा है, से तात्पर्य एक लेखा वर्ष, एक वर्ष के लिए एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित समस्त जितना भी उत्पादन हुआ है, अंतिम कौन से? अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के योग से है। किसके योग से है भाई? अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग से है, जो कहां उत्पादित हुई है? हमारी देश की घरेलू सीमा में, और जिसमें से
मूल्यह्रास अभी घटाया नहीं गया है, डेप्रिसिएशन नहीं घटाया गया है। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी। इंग्लिश शब्द है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब यहाँ आय से है, उत्पाद से, आय से है। यहाँ पी फॉर उत्पाद, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का मतलब आय। हाँ, यहाँ प्रोडक्ट का मतलब आय। ठीक है। हमें ज्ञात है कि अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक। ये जानते हो ना, प्राथमिक क्षेत्र किसको बोलते हैं? कृषि वाला क्षेत्र क्या होगा? जमीन से जुड़ा हुआ, यदि कुछ हो रहा है काम, उत्पादन, उसको प्राथमिक क्षेत्र बोलेंगे। द्वितीय क्षेत्र क्या होता है? किसी वस्तु का निर्माण जब हम करते हैं, जैसे कि मोबाइल, ये द्वितीय क्षेत्र में आता है। और तृतीय क्षेत्र कौन सा होता है? जिसमें हम सेवाएं देते हैं, सेवाओं को तीसरा क्षेत्र बोला है। तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में लगे हुए हैं। ये तीनों क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था में हम काम कर रहे हैं। इनके द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुएं, मतलब तीनों क्षेत्र की अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक, अब इसकी विशेषताएं। सकल शब्द यह बताता है कि सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य में मूल्यह्रास या घिसावट वह शामिल है, मतलब कि घटाया नहीं गया है, जोड़ा हुआ है, शामिल है। ठीक है, याद हो जाएगा। क्या बताता है सकल शब्द? कि भाई सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यों में मूल्यह्रास, मतलब कि डेप्रिसिएशन, वह शामिल है, मतलब कि घटाया नहीं गया है। ठीक। दूसरा, सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य में दोहरी गणना से बचने के लिए केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को ही जोड़ा गया है। आप देखोगे यहाँ पर अंतिम वस्तु है ना, अंतिम वस्तु। अब 2 प्रकार की वस्तु होती है, मध्यवर्गीय और अंतिम। ये हमने चैप्टर नंबर 13 में समझा था। तो ये यही बोल रहा है कि कहीं 2 बार आप चीजों को जोड़ ना लो, और उसको बचने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको चैप्टर नंबर 13 अच्छे से फिर से देखना चाहिए। मैंने उसमें समझाया है कि मध्यवर्गीय वस्तु और अंतिम वस्तु क्या होती है। तो ऐसा ना हो जाए कि आप मध्यम वर्ती वस्तुओं के मूल्य को भी जोड़ लो और अंतिम वस्तु के मूल्यों को भी जोड़ लो, तो इससे क्या होगा, डबल हो जाएगा, इनकम ज्यादा दिखेगी। तो उससे बचने के लिए आपको केवल अंतिम वस्तुओं का मूल्यों का योग करना चाहिए। ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद में पुरानी वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त राशि को नहीं जोड़ी जाती। ठीक है, किसको नहीं जोड़ना है? पुरानी वस्तु। जैसे कि ये मैंने मोबाइल अब बेचा, ये सेकंड हैंड है, पुराना। यदि मैं इसको बेच देता हूं 6,000 में, तो इसको ये नहीं कहा जाएगा कि ये उत्पादन हुआ। क्यों? क्योंकि ये पहले ही, जब जिस साल में मैंने इसको खरीदा था, जब ये कंपनी से बिका था, तभी इसको, इसके मूल्य को उस साल में जोड़ लिया था। अब ये दूसरी बार उत्पादन थोड़ी ना हो रहा है, ये तो बस मैं उस वस्तु को दोबारा बेच रहा हूं। राइट। तो पुरानी वस्तु के बिक्री से प्राप्त राशि को नहीं जोड़ना चाहिए। सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य में स्व उपभोग के लिए किया गया, ये बेटे एक्चुअल में आपका क्वेश्चन है, मैं बताऊं कौन सा, ये रहा। सकल राष्ट्रीय आय की गणना विधि के बाद में ये राष्ट्रीय आय की गणना के उत्पादन रीति, हम उत्पादन, कितना उत्पादन हुआ वाली बात कर रहे हैं ना। तो उत्पादन रीति की, उत्पादन की वृद्धि रीति का वर्णन कीजिए। अरे नहीं यार, ये तो हाँ वही है, पर सावधानी वाला कहाँ है, ये रहा। प्रमुख कठिनाइयां और सावधानियां। तो हर विधि में कुछ सावधानियां रखनी पड़ेगी, कुछ कठिनाइयां होगी, उसी को हम समझ रहे हैं। तो हम अभी किसको समझ रहे हैं कि सकल घरेलू उत्पाद में हमको किन सावधानियों का ध्यान रखना है। हालांकि इसका आंसर आगे अलग मेरे ख्याल से आना चाहिए। ठीक है, तो भैया ये हुआ, आप इसको थोड़ा सा और पढ़ लेना। ठीक है, घरेलू सीमा से संबंधित है। देखो, सकल घरेलू उत्पाद देश की घरेलू सीमा से संबंधित है, अतः इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय
शामिल नहीं करी गई है। शुद्ध साधन आय का मतलब है, अब ये अपने आप में इस शब्द का भी बहुत बड़ा मतलब है, शुद्ध साधन आय। ठीक, शुद्ध साधन आय का मतलब हम देखते हैं अभी नहीं, इसको अभी थोड़ा देर बाद देखेंगे, है ना। या तो ये अगले वीडियो में इसको हम समझेंगे या फिर आज ही देख लेंगे, देखते हैं। ठीक है, इसके बाद में आ रहा है नेक्स्ट अवधारणा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब देखो हमने जो अभी पढ़ा और ये जो दूसरा पॉइंट है, इसमें सिर्फ एक शब्द का मतलब है, बीच का, ये वहां घरेलू लिखा है और यहाँ राष्ट्रीय लिखा है। ठीक, ये नीचे दोनों में अंतर दिया हुआ है। ये देखो हमने ये पढ़ लिया है जीडीपी, और हम सेकंड पढ़ने वाले हैं जीएनपी। तो सिर्फ किसका अंतर है, डी की बजाय क्या आ गया, एन। पर अब इस डी के बजाय एन जो आ गया, इसका मतलब समझना होगा, और इसका मतलब समझने के लिए हमें शुद्ध साधन आय, जो मैं अभी बोल रहा था, है ना, शुद्ध साधन आय को समझना पड़ेगा। ठीक है, अब शुद्ध साधन आय का मतलब क्या होता है, इधर देखते हैं। ये लिखा हुआ है नेट, है ना, ये वही है शुद्ध साधन आय, इंग्लिश में उसको NFIA कहते हैं, शुद्ध साधन आय को इंग्लिश में ये बोलते हैं। ठीक है, अब शुद्ध साधन आय को तो बच्चों पहले हम समझेंगे शुद्ध साधन आय। शुद्ध साधन आय क्या होता है, देखिए इस नोट्स में तो वो नहीं लिखा हुआ है, तो मेरे पास में इंग्लिश के जो मेरे नोट्स हैं, मैंने जो खुद ने बनाए हैं, है ना, उसमें मैंने ये समझाया है। तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगी। आप अपने पास में कॉपी पेन ले लीजिए और जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखिए, है ना, और स्क्रीन पर भी नज़र रखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए पहले तो ये हमने डेप्रिसिएशन का मतलब समझाया था कि ग्रॉस का मतलब क्या होगा, जिसमें डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ है, ये प्लस देखो, और ग्रॉस में से जब डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो हम कहाँ पर आ जाएंगे, नेट पे। सिंपल सा है, ध्यान से समझना। नेट से मेरे को यदि ग्रॉस चाहिए तो मैं नेट में क्या जोड़ दूंगा, डेप्रिसिएशन जोड़ दूंगा, तो मैं कहाँ जाऊंगा, ग्रॉस पे। पर यदि मेरे को ग्रॉस से नेट पर जाना है तो मैं क्या माइनस कर दूंगा, डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब इसके बाद आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इसका मतलब क्या होता है, ये जो आपने यहां पर शब्द देखा हिंदी में, ये शुद्ध को हटा दो, अभी 2 मिनट के लिए शुद्ध भूल जाओ। साधन आय, विदेशों से प्राप्त साधन आय, शुद्ध नहीं बोल रहा हूं मैं, शुद्ध को भी हटा दिया है। ठीक है, विदेशों से प्राप्त साधन आय, ये जो लिखा हुआ है ना, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एब्रॉड, इसका मतलब है जो अभी मैंने बोला। तो आप एक तरफ कागज पे लिखिए NFAI, ठीक, NFAI, और इस NFAI का मतलब पहले इसको, जैसे इसको लिखा, फिर ब्रैकेट में आप इसका हिंदी में अनुवाद लिखो। तो इसका हिंदी में अनुवाद, हिंदी में इसको क्या लिखोगे, इसको हिंदी में लिखोगे ये लाइन, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, NFIA को फुल फॉर्म, हिंदी में फुल फॉर्म, विदेशी आय से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ठीक, और फिर उसके बाद में इजिकल टू करके लिखोगे विदेशों से प्राप्त, शुद्ध शब्द हटा देना, साधन आय। ठीक, फिर माइनस करना, फिर देखो ये हो गया, फिर माइनस करना, फिर लिखना विदेशों में साधन आय का भुगतान, क्या लिखोगे, माइनस विदेशों में शुद्ध नहीं लिखना, विदेशों में साधन आय का भुगतान। तो कहने का मतलब ये है, अब इसको समझना, ये मैंने लिखवा दिया, अब समझना। देखो हम लोग विदेश जाकर कमाते हैं, हाँ या ना, है ना। जैसे मैं गया था, राइट, हाँ गया था मैं UAE गया था, दुबई, आप लोगों को शायद बच्चों को मालूम होगा। तो जब मैं भारत देश का नागरिक हूँ, राइट, मैं निवासी कहाँ का हूँ, मैं भारत का हूँ, मैं कहाँ गया था, दुबई।
तो दुबई में मैं जो रहकर मैंने जो इनकम कमाई, राइट, उस इनकम को मैंने जो दुबई में कमाया बेटा, जो मेरे को दुबई में सैलरी मिली, वो सैलरी हमारे देश की आय में जोड़ी जाएगी। समझ में आ रही बात? तो जो मैंने, जब भारत, हमारे देश का व्यक्ति विदेशों से जो पैसा कमाता है उसको बोलते हैं विदेशों से प्राप्त, शुद्ध शब्द हटा देना, विदेशों से प्राप्त साधन आय। और इसी प्रकार हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ कोई व्यक्ति यदि काम करने आया, जैसे नेपाली लोग आते हैं हमारे यहाँ, याद है ना, नेपाल के लोग हमारे यहाँ पर काम करने आते हैं भारत देश में, तो वो लोग यहाँ से जो कमा के ले जाते हैं उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड। मतलब कि विदेशों में शुद्ध साधन का, विदेशों में साधन आय का भुगतान, प्राप्त और भुगतान। बात समझ में आई? तो जिस तरह से हम विदेशों से कमा के लाते हैं, वैसे ही विदेशी लोग हमारे यहां से देश से कमाकर ले जाते हैं, राइट। तो इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एब्रॉड, एब्रॉड का मतलब होता है विदेशों से प्राप्त करना, है ना, विदेश, एब्रॉड का मतलब होता है विदेश, फ्रॉम का मतलब क्या हुआ, विदेशों से, है ना, रिसीव्ड का मतलब प्राप्त करना। तो जो हमने विदेशों से कमाया उसमें से माइनस कर दो जो हमने विदेशी लोगों को दिया, मतलब हमारे यहां से जो विदेशी लोग कमा कर ले गए। मान लो कि हमारे देश के निवासियों ने 1 लाख रुपए कमाए विदेशों से, जैसे मैं गया था बाहर, राइट, तो 1 लाख रुपए कमाए, जबकि हमारे देश से विदेशी कितने कमा के ले गए, 60,000। तो शुद्ध यदि हम बोलेंगे तो कितना होगा, 40,000। क्या करा, 1 लाख में से 60,000 हमने माइनस कर दिए। 1 लाख कौन से, जो कि हमने विदेशों से कमाए, माइनस जो कि हमारे यहां से विदेशी कमाकर ले गए 60,000। तो बचा क्या, बचा जो 40,000, उस 40,000 के को हम क्या बोलेंगे, शुद्ध। ये जो शुद्ध में बार बार बोल रहा था ना, शुद्ध शुद्ध हटा दो, अब वो शब्द का मतलब वो 40,000 को मैं क्या बोलूंगा, मैं 40,000 को बोलूंगा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ठीक, तो बस इतना छोटा सा अंतर है जीडीपी और जीएनपी में। देखो जरा, ये दो शब्दों को ध्यान से देखो, ये जी, डी का क्या हो गया, एन हो गया, और पी का मतलब क्या हो गया, पी का मतलब पीए, है ना, उत्पाद। तो इन दोनों में किस चीज का अंतर है भाई, इन दोनों में यदि अंतर देखा जाए तो हम क्या कर रहे हैं, डी का मतलब मैंने आपको बताया था घरेलू सीमा के अंतर्गत, मैंने समझा चुका हूं, फिर तो समझ लो, घरेलू सीमा के अंतर्गत जितनी आय हुई है, उत्पादन हुआ है। जबकि एन का मतलब कि राष्ट्रीय का मतलब हो जाएगा कि हमारे देश के लोगों ने जितना भी कमाया है। अब हमारे देश के लोगों ने कहां कहां कमाया, हमारे देश के अंदर भी कमाया और हमारे देश के बाहर भी कमाया। जीडीपी में डी में केवल हम हमारे देश के अंदर की बात कर रहे हैं, और उसमें भी हम किसको जोड़ लेते हैं, जो विदेशी व्यक्ति ने हमारे घर में कमाया उसको भी हम जोड़ लेते हैं डी में, घरेलू में, क्योंकि हमारे घरेलू सीमा में, हमारे देश की सीमा में इतना उत्पादन हुआ, मतलब इतनी इनकम हुई, अब वो किसी ने भी कमाई हो। जबकि राष्ट्रीय का मतलब होगा कि हमारे देश के नागरिक ने जितना पैसा कमाया। अब हमारे देश का नागरिक हमारे देश की घरेलू सीमा में भी हैं लोग, और हमारे देश के बाहर से जाके भी कमा रहे हैं, पर वो कैसी होना चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। शुद्ध होनी चाहिए का मतलब ये हुआ कि हमने जो कमाया और विदेशियों ने जो हमारे देश से कमाया, उसमें को क्या करना है, प्लस माइनस करना है। बात समझ में आ रही है ना? क्या करूं, ये चैप्टर ही ऐसा है, और जितनी ताकत लगा रहा हूँ बेटे, एमपी बोर्ड में आपको मिल जाए ना, इतनी ताकत से
समझाने वाला तो बता देना, मैं भी सीख लूंगा उससे, है ना। इसलिए कोशिश करो, सीखो, बार बार रिपीट करो वीडियो को, कुछ छूट रहा है तो फिर से समझो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है। आगे तो इसमें और उसमें कितना अंतर है? घरेलू सीमा है ये, और ये घरेलू सीमा को छोड़कर, या तो हम कहें कि हमारा देश का नागरिक जहां जहां से कमाएगा, ठीक है। तो ये देखो इसकी डेफिनेशन को देखो। अब मैं किसको समझा रहा हूँ? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को समझा रहा हूँ। तो इसने क्या बोला? सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक विस्तृत अवधारणा है, बड़ी अवधारणा है, मतलब ये कई चीजों को अपने में लेती है। जीडीपी के मुकाबले ये बड़ा अवधारणा है, क्योंकि जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट केवल घरेलू की बात करता है, जबकि ये पूरे विश्व को जोड़ता है कि भाई हमारे नागरिक ने पूरे देशों में से जहां से भी कमाया वो। तो ये क्या है? विस्तृत अवधारणा है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का संबंध, देखो वही जीडीपी, सॉरी, ग्रॉस नेशनल उत्पाद का संबंध देश की घरेलू सीमा से न होकर, केवल घरेलू सीमा से न होकर उसके सामान्य निवासियों से होता है, कि उसके निवासी जहां जहां हैं भाई, वो चाहे देश में हो या विदेश में, देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में देश के अंदर एवं बाहर सृजित आय का योग सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। ठीक, आगे, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद में आप क्या जोड़ दो? देखो ये देखो, यहां देखो, मैं ये लाने के लिए, देखो मेरे को जी को बदलना है क्या? नहीं, मेरे को सिर्फ डी को एन में बदलना है। तो डी को एन में बदलने के लिए मुझे क्या जोड़ देना है? उसमें शुद्ध विदेशी आय, शुद्ध साधनों की विदेशी आय, वो अभी अपन ने पढ़ा था ना हिंदी में, NFAIA, इसको जोड़ देना है। तो जीडीपी में मैं इसको जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ मेरे को देखो 3 शब्द है, 3 शब्दों में से केवल एक डी का अर्थ बदलना है, डी को काय में बदलना है? एन में। बाकी जी तो वैसा ही है, और पी तो हमेशा एक ही जैसा रहेगा, पी कभी नहीं बदलेगा, पी मतलब इनकम, तो वो कभी नहीं बदलेगी, ठीक है। तो इसमें केवल ये जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा? राष्ट्रीय, राष्ट्रीय हो जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा। तो यहां पर वही लिखा है, ठीक है। तो क्या लिखा है? सकल घरेलू उत्पाद में शुद्ध विदेशी साधन आय को जोड़ने से सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य प्राप्त हो जाता है। ठीक है बेटा, देश के निवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय में से विदेशी निवासी द्वारा देश में अर्जित आय घटाकर विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय प्राप्त हो जाती है। ये वही है जो मैंने आपको यहाँ पर इसको लिखवाया था। आप बेटा इस तरीके से लिखना कि भाई शुद्ध साधन आय का मतलब ये माइनस ये, हिंदी में मैं लिखवा चुका हूँ आपको वीडियो में, ठीक है। तो ये लिखना आप, और देखो ये यहां पर समझा है, डोमेस्टिक, डी से मेरे को एन पर जाना है, तो डी से एन पर जाना है तो मैं किसको प्लस कर दूंगा? इसको प्लस कर दूंगा, NFIA को मैं प्लस कर दूंगा। और यदि मेरे को एन से डी पर आना होगा तो क्या करेंगे भाई? हम इसको माइनस कर देंगे। ये ध्यान रखना, डी से एन पर आना है तो ये जोड़ देंगे, और एन से एफ पर आना है तो ये घटा देंगे, इसके जैसा, डेप्रिसिएशन जैसा। ठीक, अब हम एक और अवधारणा है, ये देखो, ये हम कल समझेंगे, है ना। देखिए आज के लिए मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूं, अभी आपको ये विशेषताएं पढ़नी है ना, दोनों की, सकल घरेलू उत्पाद की विशेषता और ये राष्ट्रीय उत्पाद की विशेषताएं पढ़नी है। जितना समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, जितना नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे आगे हम पढ़ते जाएंगे तो चीजें समझ में आएगी। ठीक, तो एक खास क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है, जो कि एमसी अपने क्वेश्चन बैंक में दिया गया है बेटा, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अंतर को बताइए, है ना। तो आपको ये भी पढ़ के देखना है, ठीक है। कि मैं पढ़ा देता हूँ यार बेटा, ने तो और बाद में नहीं समझ में आया तो
देखो एक काम करो, ये तो दोनों का अर्थ हो गया जो आप कहाँ से लिख लोगे, चाहो तो यहां से भी पढ़ सकते हो, चाहो तो इनकी परिभाषाओं से भी देख सकते हो। परिभाषा से ही देख लेना, क्योंकि यहां पर देखो इन्होंने क्या कर दिया, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अभिप्राय एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है। ठीक है, देखो यहां पर परिभाषा किस हिसाब से दी हुई है, आय की दृष्टि से, है ना। और उसी बात को जब वो नीचे अंतर में समझाने गए भाई साहब, तो उन्होंने उसको उत्पाद दृष्टिकोण से परिभाषित कर दिया। यही तो गड़बड़ कर रहे हैं, इसलिए बच्चा कंफ्यूज है। देखो यहां पर परिभाषा क्या दी गई है, यहां दी गई है कि भाई देश के सामान्य निवासी द्वारा एक लेखा वर्ष के में देश के अंदर और बाहर सृजित आय को, आय का योग, राइट, ये आय दृष्टिकोण से परिभाषित की गई है। तो आप तो यहीं से लिखना बेटा, है ना, ये यहां से यहां तक, ये यहां से, है ना, ये इतना, मतलब ये 3 लाइन, ये 3 लाइन आप लिखना और यही याद करना, क्योंकि आप यहाँ नीचे फिर ये अंतर में पढ़ने जाओगे ना, तो यहाँ पर उसने शब्द घुमा दिया और यहाँ पर कौन सी दृष्टिकोण से, वस्तुओं के उत्पादन, उत्पाद दृष्टिकोण से परिभाषा लिख दी। अब बच्चा रटने जाता है ना, फ्यूज उड़ जाता है उसका, यहाँ क्या लिखा है वहां क्या लिखा है, तो इसलिए यहाँ पर आप वाली परिभाषा लिखना। ठीक है, दोनों का मतलब ही एक है। अब मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, विश्वास हो तो पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। इस पर ये अलग अलग दृष्टिकोण से परिभाषा दी गई है। सकल घरेलू उत्पाद एक भौगोलिक धारणा है। भौगोलिक धारणा मतलब कि भाई सकल घरेलू में किस बात को महत्व दिया जा रहा है, घरेलू सीमा, मतलब हमारी देश की सीमा एक भौगोलिक क्षेत्र है ना, हमारा देश क्या है, भौगोलिक क्षेत्र है। तो हम इस परिभाषा में भौगोलिक क्षेत्र पर ज्यादा जोर दिया गया है, जबकि राष्ट्रीय उत्पाद, ये जो एन है राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद में किसको महत्व दिया गया है, निवासियों को महत्व दिया गया है, कि निवासी जहां से भी कमा रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे देश के निवासी ने कमाया मतलब हमारी इनकम। ठीक, बाजार कीमत सकल घरेलू उत्पाद, अब ये क्या होता है, बाजार कीमत सकल घरेलू उत्पाद, देखो सकल, ये मेरे कर्सर पर ध्यान देना, स्क्रीन पर मैं जहां कर्सर चला रहा हूं, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, राइट, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद में मैं क्या बोल रहा हूं, बाजार कीमत। तो मैं आगे यहां पर लिख दूंगा, आगे जीडीपी एमपी, यहाँ नीचे नीचे क्या लिख दूंगा, एमपी। देखो कैसे लिखूंगा मैं अपने नोट्स में बताता हूं, ये देखो ये लिखा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस मतलब बाजार कीमत, तो ये नीचे की साइड में लिख दूंगा एमपी। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमतों पर। ठीक है, तो ये यहां पर उसने यही लिखा। ठीक, तो ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा इनका इनटू और प्लस करने से। अब ये क्या है, ये अब तुम ही करना। ठीक है, जबकि सकल राष्ट्रीय उत्पाद कैसे निकलेगा, जीडीपी में आप ये जोड़ दोगे तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद आ जाएगा। ठीक है, आगे ये ध्यान रखना, बाजार कीमतों पे जो बताया मैंने, है ना, बाजार कीमतों पे। ठीक, एक बाजार कीमतें आएगी और एक आगे आएगी फैक्ट्री कॉस्ट। देखो मैं फैक्टर कॉस्ट आएगी। ये देखो ये इंग्लिश में ये सारे 8 अवधारणाएं हमने बनाई है। ये देखो फैक्टर कॉस्ट दिख रहा है, फैक्टर कॉस्ट, है ना, ये फैक्टर कॉस्ट। तो ये भी हम बताएंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में आएगा कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। ठीक है, पर ये ध्यान रखना, क्या बाजार कीमतों का मतलब क्या होगा, जब भी मैं बोलूंगा जीडीपी एमपी, तो एमपी नीचे की साइड लिखा जाएगा और उसका मतलब क्या होगा कि भाई सकल घरेलू उत्पाद मार्केट बाजार कीमतों पर। अब वो क्या होता है अब आगे देखेंगे। सकल घरेलू उत्पाद में उत्पाद के मूल्य में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय जोड़ने पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य प्राप्त होता है। तो इसने ये बात कौन सी लिख दी, ये बात इसी की लिख दी, ये लिख दिया। ये जो तीसरा पॉइंट है ना बेटा,
इस तीसरे पॉइंट को ही उसने लिख कर बता दिया, यहाँ पर प्लस माइनस करके दिखाया, यहाँ पर प्लस माइनस करके बताया, यहाँ पर उसने उसको लिख कर बता दिया। पढ़ना ध्यान से, ठीक है। ठीक, तो ये यहाँ पर हम समझते हैं कि ये आपका मेन क्वेश्चन जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस हो गया। ये आपके क्वेश्चन बैंक में दिया गया है, ठीक है। इन दोनों में आपको अंतर करना है। देखो ये रहा, सकल घरेलू उत्पाद को समझाइए जीडीपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को समझाइए जीएनपी। ये दो क्वेश्चन आपके हो गए, ठीक है ना। और फिर आएगा शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय आय, ये हम कल नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम डायरेक्ट चालू करेंगे ये शुद्ध, है ना, ये शुद्ध बहुत आसान है, पर हम कल देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो से पहले पहले मैं आपसे यही कहूंगा, इस वीडियो को एक बार और फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि मैं अब नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट बात करूंगा, किसी बात को एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं, सिर्फ आपको बताने वाला हूं कि कौन सा क्वेश्चन, उसका आंसर कहाँ है, और सीधी बात करूंगा। मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को फिर से एक बार अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। अगले 2 वीडियो के अंतर नहीं, अगले वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, राइट। तो मैं बहुत फास्ट बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को फिर से एक बार देख लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।